बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 12 जिसका नाम है घर्षण। बच्चों इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में पूरा कर लिया था और हमने ये समझ लिया था कि घर्षण बल क्या होता है, कौन कौन से कारक घर्षण बल को प्रभावित करते हैं और किस तरह से घर्षण बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। बच्चों इस भाग में हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिए हैं जिन्हें हमें सही शब्दों से भरना है। पहला प्रश्न है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच डैश का विरोध करता है। तो बच्चों किसका विरोध करता है घर्षण बल? सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, घर्षण बल जो है वो सापेक्ष गति का विरोध करता है। यहाँ आ जाएगा सापेक्ष गति। नेक्स्ट है, घर्षण पृष्ठों के डैश पर निर्भर करता है। तो बच्चों जो घर्षण बल होता है वो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि उनके चिकनेपन पर या फिर उनके खुरदरेपन पर निर्भर करता है। तो क्या आ जाएगा कि घर्षण जो है वो पदार्थों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, घर्षण से डैश उत्पन्न होती है। तो बच्चों हमने देखा था जब भी हम हाथों को इस तरह से रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं तो क्या होता है, हाथ गर्म हो जाते हैं, यानी कि क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है। क्या होता है बच्चों, घर्षण बल का मान बढ़ता है या कम होता है? कम हो जाता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, घर्षण कम हो जाता है। नेक्स्ट है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो सर्पी घर्षण है उसका मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सर्पी घर्षण का मान जो है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। बच्चों हमने पढ़ा था कि जो स्थैतिक घर्षण है उसका मान सबसे अधिक होगा, यानी कि क्या आ जाएगा, सबसे पहले स्थैतिक, उसके बाद में सर्पी घर्षण और फिर क्या आ जाएगा, लोटनिक घर्षण। और इसमें जो सबसे अधिक होगा वो कौन सा होगा बच्चों, वो होगा स्थैतिक घर्षण, और जो सबसे कम होगा वो होगा लोटनिक घर्षण। तो बच्चों ये हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर पूरा हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, चार बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा, इसमें क्या करना है कि जो लोटनिक घर्षण है, स्थैतिक घर्षण है और सर्पी घर्षण है, उनको क्या करना है, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अभी हमने देखा कि जो स्थैतिक घर्षण होता है उसका मान सबसे अधिक होता है और सबसे कम किसका होता है, लोटनिक घर्षण का। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, उत्तर ग जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श और संगमरमर के गीले फर्श, इसके अलावा फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। इसने क्या किया है, अलग अलग पृष्ठों पर अपनी खिलौना कार को चलाया है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि पृष्ठ जितना खुरदुरा होगा वहां पर क्या होगा, घर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा बच्चों, पहला दिया है संगमरमर का गीला फर्श, इस पर क्या होगा, जो घर्षण बल है उसका मान कम होगा। संगमरमर का सूखा फर्श, इस पर घर्षण बल का मान थोड़ा अधिक होगा। उसके बाद में आएगा समाचार पत्र, जिस पर क्या है, थोड़ी सतह खुरदरी हो गई है तो घर्षण बल का मान और अधिक हो जाएगा। और जो तौलिया है वो कैसी सतह है, बहुत ज़्यादा खुरदरी सतह है, तो उस पर घर्षण बल का मान बहुत अधिक हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर हमें बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो अगर हम पहला ही ऑप्शन देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि घर्षण बल का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि ये उत्तर जो है सही हो जाएगा। सबसे कम घर्षण बल किस पर होगा, संगमरमर का गीला फर्श, उसके बाद में संगमरमर का सूखा फर्श और उसके बाद में समाचार पत्र और फिर तौलिया, इस पर क्या हो रहा है, घर्षण बल का मान जो है लगातार बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है।
तो इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। बच्चों क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये जो पुस्तक है उसको हमने डेस्क को थोड़ा सा टेढ़ा किया है और उस पुस्तक को हम नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। तो क्या हो रहा है बच्चों, जब पुस्तक नीचे की ओर सरकना प्रारंभ करेगी तो घर्षण बल की दिशा क्या होती है, गति की दिशा के विपरीत होती है। यानी कि गति हमारी कहाँ हो रही है, नीचे की तरफ। तो जो घर्षण बल लगेगा वो कहाँ लगेगा बच्चों, ऊपर की ओर लगेगा। तो हम क्या कहेंगे कि जब पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ करेगी तो घर्षण बल जो होगा वो गति की विपरीत दिशा में यानी कि कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी कहाँ गिर गई, संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए तो क्या होगा। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन होगा। अपने उत्तर का कारण बताइए। साबुन के पानी से भरी बाल्टी है वो कहाँ पर गिर गई, संगमरमर के फर्श पर गिर गई और वहां पर वो पानी फैल गया है। तो उस फर्श पर चलना हमारे लिए आसान होगा या कठिन होगा। तो बच्चों क्या हुआ, जैसे ही वो सर्फ का जो पानी है, साबुन का जो पानी है वो फर्श पर गिरेगा तो क्या होगा, फर्श का चिकनापन बढ़ जाएगा यानी कि घर्षण बल का मान वहां पर कम हो जाएगा और उस फर्श पर हम आसानी से नहीं चल सकते हैं। वहां पर क्या होगा, फिसलने की संभावना अधिक हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि यदि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी कहाँ गिर गई है, संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए तो क्या होगा, इस गीले फर्श पर चलना कठिन होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि चिकना हो गया है पृष्ठ और चिकने पृष्ठ पर घर्षण बल का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे फिसलने की संभावना अधिक हो जाती है। तो उस फर्श पर फिसलने की संभावना अधिक हो जाएगी यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही संभल संभल कर उस फर्श पर चलना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें क्या करना होता है, रोज खेल का अभ्यास करना होता है, भागना होता है, दौड़ना होता है। तो वो क्या करते हैं, घर्षण बल का मान जो है वो बढ़ाते हैं। कैसे, कीलदार जूते पहनकर। इससे क्या होगा कि उनके फिसलने की संभावना कम हो जाती है। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि खिलाड़ी जो है वो कीलदार जूते घर्षण बल का मान बढ़ाने के लिए पहनते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें खेल का अभ्यास करना होता है और दौड़ते और भागते समय क्या हो रहा है, कीलदार जूतों से फिसलने की संभावना जो है वो कम हो जाती है, वो जल्दी से फिसलते नहीं हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, कीलदार जूते पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल को हल्की पेटिका ढकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका ढकेलनी है, कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों। बच्चों दो बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, एक भारी पेटिका को ढकेल रहा है और एक हल्की पेटिका को ढकेल रहे हैं। अब हमें बताना है कि घर्षण बल का मान कहाँ पर ज़्यादा होगा। तो बच्चों जो घर्षण बल होता है वो जो बाहरी बल आरोपित किया जा रहा है गति कराने के लिए, उसके समानुपाती होता है। यदि हम बाह्य बल जो है वो अधिक लगा रहे हैं तो घर्षण बल का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि जो सीमा है उसको क्या होगा, घर्षण बल का अनुभव अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि घर्षण बल जो होता है आरोपित बल के समानुपाती होता है। जो हम बल लगा रहे हैं उस पर बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं उसके समानुपाती घर्षण बल का मान होता है। तो भारी पेटिका को ढकेलने के लिए हम क्या करेंगे, अधिक बल लगाएंगे और जब हम बल अधिक लगा रहे हैं तो जो घर्षण बल है उसका मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इक्वेशन पूरा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। बच्चों हमने पढ़ा था कि जो सर्पी घर्षण होता है उसका मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है, क्योंकि सर्पी घर्षण कहाँ लग रहा है, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो जो पृष्ठ की सतह है उसे इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो फर्श या जमीन के साथ में क्या कर सके, इंटरलॉकिंग कर सके, तो बल क्या होगा वहां पर कम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम इसमें कि सर्पी घर्षण जो होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। क्यों, क्योंकि जब कोई वस्तु गतिज अवस्था में होती है तो उसकी सतह के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे क्या कर सकें, जमीन या फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, उनके साथ में जो है अंतःबंधन बना सकें। इसीलिए क्या होता है कि किसी ब्लॉक को गतिज अवस्था में लाने की अपेक्षा, किसी स्थिर ब्लॉक को गतिज अवस्था में लाने की अपेक्षा
पहले से ही गतिमान ब्लॉक की गति बनाए रखना क्या होता है, सरल होता है। यानी कि जो वस्तु स्थिर अवस्था में है उसे गति कराने से आसान क्या है कि जो वस्तु पहले से ही गतिशील है उसकी गति को बनाए रखना सरल होता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो सर्पी घर्षण है उसका मान स्थैतिक घर्षण से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। बच्चों, हमने पढ़ा है कि जो घर्षण बल है ये हानिकारक तो है परंतु ये अनिवार्य भी है। यानी कि ये हमारा दोस्त भी है और ये दुश्मन भी है। कई जगह पर ये हमें फायदा पहुंचा रहा है और कहीं पर ये हमारा नुकसान कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये शत्रु कैसे है। तो बच्चों, इसके बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हैं। क्या क्या कि घर्षण के कारण जो है वो वस्तुएं घिस जाती है। जब बार बार उन वस्तुओं में घर्षण हो रहा है तो क्या होता है, वस्तुएं घिस जाती है। जैसे कि हमारे जूतों के तले जो है, जब हम उन जूतों को लंबे समय तक काम में लेते हैं तो घर्षण के कारण उनके तले घिस जाते हैं। इसी के अलावा जो मशीनों में बॉल बियरिंग या पेच का उपयोग किया जाता है वो भी धीरे धीरे क्या होते हैं, घिस जाते हैं। किस वजह से, घर्षण के कारण। नेक्स्ट है, घर्षण से अत्यधिक ऊष्मा नष्ट होती है। बच्चों, जब घर्षण होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसमें ऊष्मा का जो है कोई उपयोग नहीं होता है, वो नष्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि जब हम घरों में मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं तो क्या होता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो गर्म हो जाता है। इस वजह से क्या हो रहा है, मशीनें खराब भी हो जाती है। तो ये हो गई हमारी क्या, घर्षण बल से होने वाली हानियां, इनके हानिकारक प्रभाव। अब हम देखते हैं कि घर्षण हमारा मित्र कैसे है, यानी कि कैसे ये हमारे लिए जरूरी है। तो बच्चों, घर्षण बल जो है वो बहुत ही अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यदि घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, चलना असंभव हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जैसे ही हम चलने का प्रयास करेंगे तो यदि घर्षण बल नहीं होगा तो हम उस फर्श पर या जमीन पर फिसल जाएंगे। इसके अलावा यदि घर्षण नहीं है तो क्या होगा बच्चों, लिखना भी क्या है, असंभव होता है। चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो क्या होता है, घर्षण के कारण जो स्याही है पेन की वो कागज से चिपक जाती है या फिर जो चौक है उसके कण उस ब्लैक बोर्ड पर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, लिखा हुआ दिखाई देता है। यदि घर्षण बल नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, हम लिख भी नहीं पाएंगे और ना ही हम उसे देख पाएंगे। इसके अलावा घर्षण ना हो तो गतिमान वस्तु को रोकना नामुमकिन है। बच्चों, यदि घर्षण नहीं होगा तो यदि एक बार कोई गाड़ी स्टार्ट हो गई तो उसके बाद में उसे रोका नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि घर्षण के कारण ही तो क्या हो रहा है, हम जब ब्रेक लगा रहे हैं तो घर्षण के कारण ही वो गाड़ी रुक पाती है। लेकिन यदि घर्षण नहीं होगा तो गतिशील वस्तु हमेशा गतिशील ही रह जाएगी, उसे रोकना क्या होगा, नामुमकिन होगा। इसके अलावा यदि घर्षण ना हो तो भवन का निर्माण भी क्या है बच्चों, असंभव है। हमने पढ़ा था कि यदि घर्षण नहीं होगा तो जैसे ही ईंट पर सीमेंट लगाई जाएगी वो क्या होगी, फिसलकर हट जाएगी। तो भवन का निर्माण जो है वो भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, घर्षण जो है वो हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है, हमारे लिए हानिकारक भी है लेकिन हमारे लिए अनिवार्य भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। हमने पढ़ा था बच्चों तरल घर्षण के बारे में। क्या होता है तरल घर्षण, कि तरल में जब कोई वस्तु गति करती है तो उस गति का प्रतिरोध करने वाला बल क्या कहलाता है, तरल घर्षण कहलाता है। तो यदि हम वस्तुओं की आकृति विशेष बनाएंगे तो क्या होगा, इस तरल घर्षण का मान कम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम इसमें, कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उस पर जो घर्षण बल लगता है तो हमें क्या करना है, उस घर्षण बल से पार पाना होता है। तो इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा क्या होती है, नष्ट होती है। जैसे ही कोई वस्तु तरल में गति कर रही है तो वो कभी आगे बढ़ पाएगी जब उस घर्षण बल से पार पा लेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। तो इस घर्षण को कम करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, जो जल में तैरने वाली वस्तुएं होती हैं उनको विशिष्ट आकृति प्रदान करते हैं, जिससे क्या हो कि तरल में गति करते समय जो घर्षण बल लग रहा है उस पर पार पाने के लिए जो हमें क्या करना पड़े, ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो, यानी कि घर्षण बल का मान कम हो जाए और हमें जो ऊर्जा व्यय करनी पड़ रही है वो यथासंभव कम हो जाए। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो हमारी वस्तुएं हैं उनकी आकृति जो है वो विशिष्ट
बनाते हैं, जैसे कि जो हमारी नाव है उसकी आकृति हम मछली के समान बनाते हैं। बच्चों, मछली की आकृति भी कैसी है, नाव के समान ही होती है। इस तरह की जो है नौकाकार आकृति होती है, जिससे क्या हो रहा है, जब वो तरल में गति कर रहे हैं तो वहाँ पर उस बल का मान जो है वो कम हो जाता है और ये जो वस्तुएं हैं आसानी से गति कर पाती है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है हमारे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में भी नोट कर लिया होगा। तो बच्चों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।